हाँ, ये इसको छुपाने के लिए कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ दबिश डालेंगे, कभी कांग्रेस के नेताओं को दुखी करेंगे, कभी और दूसरी पार्टियों के नेताओं को डराएंगे, ईडी का डर दिखलाएंगे। ये सब चल रहा है, देश की जनता भी इसको देखे। जो कुछ आज हुआ या इससे पहले हुआ, जो शब्दों की गरिमा जो है वो जब या मर्यादा जो है वो संसद में लांगी जाएगी, तो फिर एक मवाली में और संसद सदस्य में क्या फर्क रह जाएगा। टारगेट तो क्योंकि एक सांसद है वो अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक रखता है और भारतीय जनता पार्टी का मिशन है कि चुनाव आते आते माहौल को खराब करें। ये भाषा लगता है कि कोई उजड़ मवाली है। 2024 लोकसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहा है, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। आज सदन में जो कुछ हुआ वो सभी ने देखा। हालांकि क्या कुछ हुआ है और क्या रिएक्शन इस पर पूरे जो नेता लोग हैं, जो तमाम राजनीतिकार हैं, उनके आ रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं मेरठ में। मेरठ में पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर पुराने राजनीतिक जानकार हैं, वो इस पर क्या राय रखते हैं। जिस तरीके से कुंवर दानिश अली को अपशब्द कहे गए और जो सदन की गरिमा थी उसको तार तार किया गया, क्या कुछ रिएक्शन है, सीधे चलते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपने आज देखा किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, क्या कहेंगे सर जिस तरीके से आज गरिमा को तार तार किया गया सदन में, एक नेता को जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता कभी एक तरफ रहती है, कभी दूसरी तरफ रहती है। कभी अपोजिशन पावर में होता है तो कभी अपोजिशन विरोध में होता है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझ रहे हैं कि हमें कभी विरोध में रहना ही नहीं। भारत की संसद का जो इतिहास है वो यहाँ बतलाता है कि इस संसद में कैसे कैसे लोग हुए और कैसे कैसे नेता हुए। पहली कांग्रेस की सरकार बनी, उस समय की जो अपोजिशन थी, यही आरएसएस के संस्थापकों को सरकार में जगह दी। कांग्रेस में कांग्रेस की सरकार थी और अपना पक्ष रखने के लिए यूएनओ में नेता विरोधी दल आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया। अटल बिहारी जी बीमार थे, राहुल गांधी ने पूर्ण इलाज व्यवस्था की बात करी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बीमार थे, इंदिरा जी देखने के लिए पहुंची और कहा कि डॉक्टर साहब चिंता ना करो, अगर अमेरिका से भी डॉक्टर बुलाने पड़े तो मैं बुलाऊंगी। भारत की संसद का और यहाँ की इस व्यवस्था का जो इतिहास है वो बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाने वाला इतिहास है, जहाँ संसद में नरमा गर्मी भी होती थी, लेकिन बाहर एक टेबल पे बैठ के चाय पीते थे। लेकिन उस जमाने में नेता होते थे। आज जैसे नेता हैं ऐसे उनका आचरण है। जो कुछ आज हुआ या इससे पहले हुआ, जो शब्दों की गरिमा जो है वो जब या मर्यादा जो है वो संसद में लांगी जाएगी, तो फिर एक मवाली में और संसद सदस्य में क्या फर्क रह जाएगा। आज की जो भाषा है वो किसी भी तरीके से संसद में बोलने लायक नहीं है, बोलने योग्य नहीं है। और ये भाषा लगता है कि कोई उजड़ मवाली है जो
संसद की गरिमा को तार तार करके और जो कुछ बोल रहा है वो बोल रहे हैं। सरकारी पक्ष वहां मौजूद है, पार्लियामेंट के स्पीकर मौजूद हैं, सत्ता पक्ष के नेता मौजूद हैं, लेकिन बोलने की इजाजत दी जा रही और कहा जा रहा तुझे बाहर देखूंगा। तो लगता है कि ये बाहर देखने वाले लोग जो हैं वो अंदर पार्लियामेंट में चले गए। इनसे यही उम्मीद की जा सकती है कि ये नेताओं को सदन से बाहर देखें, गुंडई दिखलाएं, मारपीट करें। टारगेट क्यों किया जा रहा है? टारगेट तो क्योंकि एक सांसद है वो अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक रखता है और भारतीय जनता पार्टी का मिशन है कि चुनाव आते आते माहौल को खराब करें और बिगाड़ें और माहौल को हिंदू मुसलमान में करके लाएं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ऐसी भाषा बोलने वालों का हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग, और अगर परसेंटेज भी निकाली जाए तो 90, 95, 98% लोग अभी भी जो भाषा बोलते हैं वो बड़ी गरिमापूर्ण होती है। ये इस भाषा को कहीं से भी कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता इसको ठीक तो नहीं कह सकता। और अगर ठीक होती तो पार्लियामेंट से क्यों निकाली, उससे आज की कार्रवाई से क्यों निकाली जाती। लेकिन ये अच्छी बात है भारतीय जनता पार्टी की कि पहले गाली दिलवाओ और फिर सदन से निकलवा दो। पहले मैसेज दे दो कि क्या हैसियत है माइनॉरिटी की और उसके बाद में फिर भाषा से उससे निकाल दो। क्योंकि जब लाइव टेलीकास्ट कर रहा है तो क्या महत्व रह गया, फिर क्या महत्व है वहां से निकालने का। खालिद साहब संसद की कार्रवाई से निकाल लें। आपने ऐसे अमर्यादित सांसद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं करी और पार्लियामेंट के स्पीकर ने तत्काल उन्हें बाहर जाने के लिए निर्देशित क्यों नहीं, मार्शल से उनको बाहर क्यों नहीं भिजवाया गया। मसला माइनॉरिटी का नहीं है, अल्पसंख्यक का नहीं है या बहुसंख्यक का नहीं है, मसला है पार्लियामेंट की गरिमा का। अगर भारतीय जनता पार्टी को यही लगता है कि यही गरिमा है तो उनको मुबारक हो। ये देश भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है। तो इसका चुनाव भी सर पे है। अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और चुनाव में जनता देख भी रही है, आपका गठबंधन भी बन चुका है, क्या लगता है जब आप लोग इकट्ठा हो गए हैं उसके बाद इस तरह की हरकतें, क्या इस पर कुछ समझ में आ रही चीजें? देखिए, मैंने अभी कहा कि हिंदुस्तान की जनता 95%, 98% वो इस तरीके की भाषा को पसंद नहीं करती। और जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, जो अभी गठबंधन बना है उसका ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि उन सारे एमपीज में ऐसी मर्यादित भाषा और गलत भाषा बोलने का वाला कोई हो। मुझे ये लगता है कि माहौल को गरमाने के लिए और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, क्योंकि जितने इन्होंने नारे दिए थे वो सब जुमले साबित हुए हैं, उन सब जुमलों को छुपाने के लिए चुनाव के वक्त में ये भाषा इस तरीके की जबान इस्तेमाल की जा रही है। तो एक तरफ अभी महिलाओं के आरक्षण को लेकर बिल आया, दूसरी तरफ विश्वकर्मा योजना है, इस पर क्या कहेंगे? और आपने बताया जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, इस इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन क्या निकल कर आया है? एक तरफ जनता को आप सेवा देना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, दूसरी तरफ एक सदन के अंदर जहाँ लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, इस तरह की भाषा माननीय अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मैसेज क्या निकलने जा रहा है इस तरीके से?
देखिए, इस पर तो देश के प्रधानमंत्री को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इस भाषा से लगा के कहीं सबका विकास हो। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और जो जुमलेबाजी इन्होंने की है 10 साल में, उसको छिपाने के लिए ये सब बात हो रही है। लेकिन देश की जनता देख रही है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में 2024 में इनसे हिसाब चुकता करेगी। मसला असली ये है कि काला धन लाना था, वो आया नहीं। 15 लाख देने थे, वो दिए नहीं। आय किसानों की दुगनी करनी थी, वो हुई नहीं। बेरोजगारी दूर करनी थी, उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। कौन कौन सी ट्रेन चलानी थी, वो चली नहीं। बुलेट ट्रेन चलानी थी, वो चली नहीं। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेके आना था, वो हुई नहीं। रोजाना अखबारात में आते हैं आंकड़े कि देश की इकोनॉमी और देश पे जो कर्ज है वो इनके आने के बाद 1000 गुना बढ़ गया। अगर पहले लोगों पे कर्ज 4400 रुपए था, तो अब 4 लाख के करीब हो गया। और काला धन आने की बजाय इनकी मित्र मंडली जो है वो काला धन यहां से लेके फरार होगी, बैंक का पैसा लेकर फरार हो गई। हाँ, ये इसको छुपाने के लिए कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ दबिश डालेंगे, कभी कांग्रेस के नेताओं को दुखी करेंगे, कभी और दूसरी पार्टियों के नेताओं को डराएंगे, ईडी का डर दिखलाएंगे। ये सब चल रहा है, देश की जनता भी इसको देख रही है। सर, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप यहीं से मंत्री बने, यहीं विधायक हैं। वादे तो बहुत किए गए। एक वादा इन्होंने किसानों से किया कि बिजली जो है ट्यूबवेल के ऊपर उसको फ्री कर देंगे 2022 के चुनाव में। खासतौर से सड़कों को लेकर के भी बातें की गई। अब सड़कों के हालात आप देख ही रहे हैं शहर भर में और प्रदेश भर में। बड़े हाईवे बने हैं, वो केंद्र सरकार बनाती है, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इस सड़कों की हालत खराब है। अभी मुख्यमंत्री ने आदेश किए हैं कि दीपावली तक सड़कें बना दें, लेकिन यहाँ काम तक शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा किसान आंदोलित हैं। जगह जगह पश्चिम में किसानों ने अपने ट्यूबवेल के ऊपर से मीटर उखाड़ कर फेंक दिए और किसान फिर चेतावनी दे रहे हैं कि आंदोलन करेंगे। तो सर, ये क्या लग रहा है, चुनाव में क्या विपक्ष को इन तमाम चीजों का फायदा मिलने जा रहा है, जो ये सब चीजें हो रही हैं? उत्तर प्रदेश की 2017 से 22 वाली सरकार, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने आते ही बयान दिया था कि 15 दिन में सड़क गड्ढा मुक्त हो जाएंगे। पूरे 5 साल चले गए, जब भी बयान आया यही बयान आया कि 15 दिन में सड़क गड्ढा मुक्त हो जाएंगे। अभी पिछले दिनों बयान आया कि वो हम किसानों की बिजली जो है वो माफ कर देंगे। असेंबली में भी कहा गया कि हम माफ कर देंगे, लेकिन यहाँ का किसान जानता है कि कहाँ माफ कर दी। कहने को तो यहाँ पार्लियामेंट के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये कह के गए थे कि चुनाव के 6 महीने के बाद ये जो छुट्टा जानवर हैं केसों में किसानों को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम इनको पकड़ के इनका इलाज करेंगे, इनके लिए व्यवस्था करेंगे। तो कहाँ व्यवस्था हो रही? कहने को क्या होता? जबान से कहने से मसलों का हल नहीं होता, अमल से मसलों का हल होता है। तो है, सरकार कह रही है 15 दिन में कर देंगे, तो कर दें दीपावली से पहले। भाजपा का सफर 14 से शुरू हुआ, तो दूसरा ये सफर है 14 से अब 24 आने जा रहा है। सर, अगर ये तमाम चीजें हैं तो लोग फिर इनको वोट क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या वजह मान रहे हैं आप, विपक्ष में अगर बैठे हैं, क्या वजह है जो भाजपा को ही वोट मिलता है? एक बात कही जाती है, एक सूद दो सूद तीसरी से हद है, 2 हो चुकी हैं। जितने जुमले जो बहकावे का काम कर सकते थे वो कर लिया।
अब अंत समय है, चले जाएंगे, भाजपा का अंत समय। समय है, चली जाएगी। और ये हमारी वजह से नहीं जाएगी अपोजिशन की, तो खुद ही इन्होंने कुछ नहीं किया, जनता इनसे खुद ही खड़ी होकर जवाब ले लेगी। अभी तो इसी काम को करते हैं कि वादा कर लिया किसानों के लिए एमएसपी लागू कर देंगे, नहीं करी। बिजली में छूट करेंगे, नहीं करी। खाद बीज और किसानों के जो इस्तेमाल में आने वाले ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, उनको सस्ता करेंगे, नहीं हुई। अब इसीलिए किसान जो है वो आंदोलित है, किसान आंदोलन कर रहा है। सर आखिरी सवाल ये रहेगा कि तमाम चीजें नहीं हुई है, अब प्रधानमंत्री देश का अगर मोदी जी नहीं आ रहे हैं तो फिर कौन आएगा? आप लोगों के यहाँ डिसाइड भी नहीं हुआ अभी तक? ये बड़ा जब जनता खड़ी होती है तो विकल्प अपने आप आ जाता है। इमरजेंसी के जमाने में देश के तमाम बड़े नेता अपोजिशन के जेल में बंद थे और जेल में रहते हुए तत्कालीन सरकार को जाना पड़ा, और ऐसे प्रधानमंत्री को जाना पड़ा जिसको खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दुर्गा का अवतार कहा था, लेकिन चली गई सरकार। तो ये कोई नई बात नहीं है। हिटलर भी गए हैं, मसोलिनी भी गए हैं, चंगेज खां भी गए हैं, बचा कौन है? जो अपने आपे को बड़ा बड़ा धुरंधर कहते थे, कौन बच गया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। उम्मीद करो कि ये जिस गठबंधन से ये इतने डरे हुए हैं कि इंडिया का नाम ही निकाल दिया, अपने भाषणों से निकाल दिया। अब कोई चाहिए सोशल मीडिया पे थी कि इंडिया को कहां कहां से निकालोगे? नोट पे से निकालोगे? जितने और भारतीय संस्थान है जिसमें इंडिया जुड़ा हुआ है, उन सब से निकाल दोगे? इंडिया तो सर लग रहा है कि मैं कहीं से नहीं निकले। इंडिया कहां से निकल जाएगा? और इंडिया को निकालने वाले तो देशद्रोही हो सकते हैं। इंडिया तो इंडिया है, इसको कौन निकालेगा भाई? वो ठीक है, भारत कह रहे हैं, लेकिन अभी तो इंडिया इंडिया ही रहेगा, कहाँ उसको निकल जाएगा। तो हमारे साथ थे पूर्व कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और वरिष्ठ राजनीतिक जानकार, जिन्होंने सदन की गरिमा से लेकर के इंडिया और तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी, मुखर होकर बात रखी। बहरहाल अब सवाल यही बनता है कि 2024 में जनता का मूड क्या होगा? इंडिया का मानना है, इंडिया के गठबंधन के लोगों का मानना है कि रुख बदलेगा, और एनडीए का मानना है कि वो दोबारा से रिपीट होंगे। लेकिन अब इस जंग में कौन जीतेगा, ये तमाम सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है। अपने सहयोगी आरिफ मोल्ला के साथ मनोवर चौहान, न्यूज 11 टीवी, मेरठ।